एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज सेल बायोलॉजी। ये हमारा यूनिट है 11th क्लास की बायोलॉजी में। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें बेसिक फंडामेंटल्स हैं सेल के बारे में। तो अगर आपको सेल के बारे में ही नहीं पता तो आप कैसे मतलब अलग अलग किंगडम्स के बारे में उनके सेल, क्योंकि हर किसी में जितने भी हम किंगडम्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट के अंदर क्या उसका होता है स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आपको सेल के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लेट्स नॉट वेस्ट टुडेज क्लास एंड वी विल स्टार्ट विद द सेल। सेल होता क्या है? सेल सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअल एक सेल है जो कंप्लीट है तो वो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर सेल का कुछ हिस्सा कंप्लीट नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, पहली चीज याद रखना। जैसे हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स की फंडामेंटल यूनिट जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एटम। उस एटम के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलाकर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जैसे एक एलिमेंट की फंडामेंटल यूनिट एटम होती है कि अगर एटम है तो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेसिक यूनिट। ऐसे ही जीने के लिए, लाइफ के लिए भी बेसिक यूनिट होती है सेल। अगर एक कंप्लीट सेल प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म अकेले जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर एक सेल कंप्लीट नहीं है तो वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। अब इनिशियली बहुत प्रिमिटिव जो सेल्स होते थे वो सिंगल सेल होते थे। दे आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल के वो बने होते थे। सिंस हमें पता है एक सेल हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन आल्सो ग्रो। बट धीरे 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 जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई, रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, तो बहुत सारे सेल्स पास आए और वो मिल गए, बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा बन गया। उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। So cell is the basic unit of life, and it can be the organism that we have. They are unicellular or multicellular. Unicellular are the one which have only one cell, and multicellular or the organism which have more than one cell. इसका जब हम अगला पॉइंट समझेंगे, unicellular organism are capable of independent existence and performing the essential functions of life. जो भी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस हैं वो अकेला एक सेल कर सकता है। तो सेल्स हो गए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेल्स को हमने क्लासिफाई कर दिया। जब मैं आपको किंगडम्स पढ़ाऊंगी ना, वहां मैं पढ़ाऊंगी आर.एच. विटेकर सिस्टम ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अंदर हमारे 5 किंगडम से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मोनेरल्स एंड प्रोटिस्टेंट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, whereas your fungi, animalia and plantae are multicellular organism। तो वहां आप इसका रूल पढ़ोगे। तो सेल्स को एक तरीके से हम बोल सकते हैं दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक चीज अभी हम और पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो मोनेरल्स हैं वो यूनिसेलुलर तो है एंड दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टेंट्स आर यूनिसेलुलर बट दे आर यूकैरियोटिक। सो प्रोटिस्टेंट, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, दे ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उनके बारे में पढ़ेंगे। बट उस पे आने से पहले हम थोड़ी सी सेल की डिस्कवरी पढ़ लेते हैं कि सेल डिस्कवर किसने किया था, कौन साइंटिस्ट थे। तो वैसे तो डिस्कवरी बहुत बड़ी है, लेकिन हम एटलीस्ट यहाँ पर अभी बायोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बायोलॉजी में जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं हमारी यूनिट के अंदर, हम आज उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आए थे एंटनी वन लिवेनहॉक। He was the first scientist जिन्होंने एक सेल को देखा था, एक जिंदा सेल को, लाइव सेल को देखा था और उसको डिस्क्राइब करा था। फिर सेल के अंदर हम पढ़ेंगे, सेल की एक आउटर बाउंड्री होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस, जैसे मैं आपको डीएनए पढ़ाती थी, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो भी अभी हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और यूकेरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है तो उसको न्यूक्लियस कहेंगे। सो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज कॉल्ड एज रॉबर्ट ब्राउन। ही हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। सो पहली चीज, एंटनी वन लेवनहॉक जी ने, उन्होंने आपके सेल, लिविंग सेल को देखा था और डिस्क्राइब करा था। फिर आए थे रॉबर्ट ब्राउन जी, जिन्होंने आपके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर आते हैं हमारे दो साइंटिस्ट, एक है स्क्लेडन और एक है हमारे श्वांग। स्क्लेडन इज अ बॉटनिस्ट, इन्होंने बॉटनी पे काम किया था, मतलब इन्होंने प्लांट पे काम किया था। वेयर एज श्वांग वॉज अ जूलॉजिस्ट, जिन्होंने एनिमल सेल्स पे काम किया था। स्क्लेडन आए थे 1838 में, श्वांग आए थे 1839 के अंदर। उन्होंने कहा कि मैंने, जो स्क्लेडन जी थे, उन्होंने कहा मैंने एक ऑब्जर्व करा प्लांट्स को, और मैंने देखा कि जो प्लांट्स है ना, वो आपके अलग अलग काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, जो कि टिश्यू बनाते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे ना, फिजियोलॉजी पे आएंगे, तो एक सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट, बहुत सारे सेल जुड़ेंगे उसको टिश्यू बोलते हैं, बहुत सारे टिश्यू जुड़ेंगे उसको ऑर्गन बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जुड़ेंगे उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऐसे हमारी बॉडी इवॉल्व होती है। उन्होंने बोला, स्क्लैडन जी ने कहा कि मैंने प्लांट का सेल देखा, मैंने प्लांट को देखा, और मुझे पता लगा कि जो प्लांट है वो अलग अलग काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, और जब बहुत सारे सेल्स जो आकर पास आए, उन्होंने टिश्यू बनाया। So can I say that cells, that organism is made up of cells? ये उन्होंने ये चीज कही। फिर आते हैं श्वांग जी ने। सिंस ही वॉज अ जूलॉजिस्ट, तो पहले उन्होंने एनिमल्स पे काम किया, बट बाद में उन्होंने कुछ प्लांट में भी ऑब्जर्वेशंस करी। 1839 के अंदर उन्होंने अलग अलग काइंड ऑफ एनिमल सेल्स देखे, और उन्होंने कहा हर एनिमल सेल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको तब तो डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब हमें पता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन एनिमल्स के बाहर है, उसको सेल मेम्ब्रेन या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे फंगाई होते हैं, जो हमारे मोनेरल्स होते हैं, जो हमारे प्रोटिस्टेंस होते हैं, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं थी, तभी हमारे जो श्वांग जी हैं उनको कोई सेल वॉल नहीं दिखी, उनको एक आउटर मेम्ब्रेन दिखी, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला गया। ये इनकी पहली डिस्कवरी थी। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी कुछ स्टडीज प्लांट टिश्यू के ऊपर भी करी, और जब उन्होंने प्लांट टिश्यू पे करी, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल विच इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने कहा कि प्लांट को मैंने देखा, और प्लांट के बाहर एक सेल वॉल मिली जो यूनिकली प्लांट्स के पास होती है। बट अब ऐसा नहीं है, वो मोनेरल्स के पास भी होती है, प्रोटिस्टेंस के पास भी होती है, फंगाई के पास भी होती है। बट सिंस ही हैज स्टडीड अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उन्हें लगा एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में है, तो ये यूनिकली प्लांट्स में होगी। बट नहीं, अब तो ये और भी ऑर्गेनिज्म में मिलती है। इस बेसिस पर श्वांग ने प्रपोज की एक हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, वो सेल्स से बनी होती है। सिंस हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तभी उन्होंने यहाँ ये नहीं बोला कि उनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। उन्होंने कहा दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, क्योंकि उन्होंने मोनेरल्स के बारे में उन्होंने देखा नहीं मोनेरल्स को। अगर मोनेरल्स को देखते फिर वो कहते कि हाँ भाई, सेल जो है ना वो आपका अकेले भी एग्जिस्ट करता है। तो स्वांग एंड आपके स्क्लैडन ने मिलके एक सेल थ्योरी दी। दे हैव टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, जिसने ये बताया कि आपकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं बताया कि नए सेल कैसे बनते हैं। उन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, बट नए सेल कैसे बनते हैं।
तो आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यू इन द ईयर 1855। उन्होंने जो ऊपर सेल थ्योरी दी थी श्वांग और स्लेडन ने उसको और बढ़ाया, उसको उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ, जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते हैं। अब वो सेल्स आए कैसे? तो उन्होंने ये कहा जो नए सेल्स है ना वो पुराने वाले सेल से ही आते हैं। द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से ही आपकी बॉडी में सेल है उसमें आते हैं। उन्होंने कुछ भी सेल डिवीजन के बारे में नहीं बताया, बट अब आप पढ़ते हो कि एक सेल से दो सेल बने, दो से चार बने, तो वो सेल डिवीजन होती है। वो हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहां मियोसिस होती है, और जो आपके नॉर्मल बाकी सारे सेल्स उनमें माइटोसिस होती है। दैट इज अ सेल डिवीजन जो पुराने सेल से नए सेल्स बनाती है। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने ये बता दिया कि नए सेल्स आते कहां से हैं, बट कैसे आते हैं उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो क्या क्या बोला गया? रुडोल्फ वर्च्यू इन द ईयर 1855, प्लीज लर्न ऑल द ईयर्स प्रॉपर्ली, एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इस थ्योरी को उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ओमनी सेलुला ई सेलुला किस साइंटिस्ट ने बोला था, या इसका क्या मतलब है, या ये किस ईयर में आया था? आई होप ये क्लियर है। सो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड श्वांग। उन्होंने ये नहीं कहा उनकी थ्योरी गलत है, उन्होंने सिर्फ उसको मॉडिफाई करा। जो आज की डेट में जो सेल थ्योरी है वो वही मानी जाती है जो रुडोल्फ वर्च्यू जी ने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, and all cells arise from pre-existing cells which was included by Rudolf Virchow. So this is your current theory of cell theory. ठीक है? अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बहुत आसान है। अब अगले डिवीजन पे आते हैं। सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे मोनेरन्स होते हैं, मोनेरा के किंगडम के। बाकी सारे किंगडम्स में हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यह स्ट्रक्चर देख सकते हो, समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं प्रिमिटिव सेल है, पुराने सबसे पहले जो आए थे दे वर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये आपके ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एक मेरा सेल है, सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, और अगर ये मेरा प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा है, मोनेरा आर प्रोकैरियोट, तो मैंने बताया मोनेरा के अंदर भी सेल वॉल होती है। तो बाहर सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो उनका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस हमें पता है, न्यूक्लियस डीएनए को इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके अंदर ट्रू सेपरेट, जैसे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रैप होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। वहां क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच की खाली जगह होती है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उनका न्यूक्लियस वही साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ है, और उनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यूकैरियोट आपकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनके साइटोप्लाज्म में मल्टीपल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, बहुत सारे हम पढ़ेंगे। और इनके अंदर इतने ज्यादा आपके ऑर्गेनल्स नहीं हैं। दूसरी चीज, इनके ऑर्गेनल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है काफी हद तक। कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स हैव अ मेम्ब्रेन। अब भाई इनके तो न्यूक्लियस पे ही मेम्ब्रेन नहीं है, तो मुझे सोच के बताओ, न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है, उस पे ही मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहां से होंगे? तो याद रखना, दिस इज अनदर डिफरेंस ऑर्गेनल्स का।
अगला डिफरेंस है कि जो इनका डीएनए होता है ना, ये आपका सर्कुलर होता है, वेयरएज इनका डीएनए मोस्टली लीनियर होता है और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं। इसके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, तो ये नेकेड है। छोटे छोटे राइबोसोम्स, हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में बहुत अच्छे से। ये आपके हेल्प करते हैं, ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। सो राइबोसोम दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन इसके राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के थोड़े हल्के होते हैं। इनको बोला जाता है 70S। एस इज अ स्वेडबर्ग यूनिट। हम एक एक ऑर्गेनेल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको फंडामेंटल समझा रही हूँ। और इनके थोड़े भारी होते हैं, विच आर 80S राइबोसोम। एस इज अ स्वेडबर्ग यूनिट, ये यूनिट है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर सेल वॉल मोस्टली प्रेजेंट होती है। इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर है, प्लांट के अंदर है, फंगाई के अंदर है, लेकिन एनिमेलिया के अंदर कोई सेल वॉल नहीं है। अभी पढ़ाऊंगी मैं अगली क्लास में। बैक्टीरिया है, मोनेरन्स है, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी वैसे आपको याद हो बायोमोलिक्यूल में मैंने पेप्टिडोग्लाइकान के बारे में आपको पढ़ाया था कि पेप्टाइड प्लस ग्लाइकान, याद है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के पॉलीमर्स होते हैं एंड उनके ऊपर 4 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। थोड़ा याद करो, पेप्टिडोग्लाइकान होता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है? किसी चीज को चलना है तो फ्लैजिला हेल्प करेगा। इनका फ्लैजिला सिंपल होता है, इनका फ्लैजिला कॉम्प्लेक्स होता है। इनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस मियोसिस से होती है। इनके अंदर सेल डिवीजन बाइनरी फिजन से होती है। डोंट वरी, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम इस यूनिट में आगे जाएंगे, लेकिन अभी हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल मोनेरा है, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन एल्गा, ये भी एक बैक्टीरिया का ही क्लासिफिकेशन है। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि साइनोबैक्टीरिया आर द ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। हमारे अर्थ पे पहले ऑक्सीजन नहीं थी, हमारा इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था। ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होता है, जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन पहले हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन फिर इवॉल्व हुए साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहा जाता है। दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इन्होंने, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, हमें पता है फोटोसिंथेसिस होती है, CO2 वाटर रिएक्ट करता है, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन निकलती है। So these are the first organism जिन्होंने ग्लूकोज निकाली थी, जिन्होंने ग्लूकोज इवॉल्व करी थी, और इनके आने की वजह से हमारा रिड्यूसिंग अर्थ हमारा ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम अपने किंगडम्स वाली क्लासिफिकेशन में। तो अगर आप देखो, ये प्रिमिटिव सेल्स है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। ये एडवांस है, ट्रू न्यूक्लियस है। छोटे हैं 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक, ये थोड़े बड़े हैं 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर की बात की जाए प्रोटिस्टा, यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर की बात की जाए फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया। देन सर्कुलर नेकेड है, इनका लीनियर है। इसके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। छोटा राइबोसोम, बड़ा राइबोसोम, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, फ्लैजिला के बारे में, डिवीजन के बारे में, एंड हमारे एग्जाम्पल्स के बारे में। अब इस सेल के एक एक कंपोनेंट को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आगे वाली क्लासेस में पढ़ूंगी। बाकी आप देख सकते हो, दिस इज द डीएनए विच इज योर न्यूक्लियोइड। बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक सेल वॉल है, और इनमें ना हम पढ़ेंगे फ्लैजिला, आप देख सकते हो, दिस हेल्प इन मूवमेंट। फिर हम देखेंगे पिल्लाए, पिल्लाए कॉन्जुगेशन में, सेक्स में हेल्प करता है, पिल्लाए होता है। फिर हम पढ़ेंगे फिम्ब्रिया, छोटे छोटे हेयर लाइक, ये जो देख रहे हो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको फिम्ब्रिया कहते हैं, अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब चीजें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी आगे वाली क्लासेस में।
अब आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाहर सेल वॉल, अंदर न्यूक्लियोइड है जो डीएनए है, बीच का जो खाली जगह है दैट इज माय साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा गलत है, ये इधर है साइटोप्लाज्म। देन आपका एक प्लाज्मिड होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाया था कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर एक सेंट्रल जो डीएनए, जो इंपॉर्टेंट डीएनए है, उसके अलावा उनके पास एक अलग से डीएनए होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद से रेप्लिकेट करता है, विच इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अलग से एक एक्स्ट्रा डीएनए है जो हमारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। फिर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, पिल्लाए होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे अच्छे से, उसके एक एक ऑर्गन को, ऑर्गेनल को, एंड देन हम अगले पे आएंगे यूकैरियोटिक पे। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास।